हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय दो चरों के रैखिक समीकरण में समीकरण को देखकर उसका अद्वितीय हल है या उसका कोई हल नहीं है या उसका एक से अनेक हल है, ये पता करना सीखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन क्लियर करा देती हूँ। इसमें बोला है प्रश्नावली 2 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जांचिए कि अ व ब में कौन से दिए गए समीकरणों के हल हैं। तो हमें अ में दिया है x बराबर 2 और y बराबर 5 दिए हैं, और ब में x का मान दिया है -1 और y का मान दिया है 3 दिया है। ठीक, तो हम ये जो x और y का मान दिया है उसको जो समीकरण दिया है उसमें अप्लाई करेंगे, मतलब x और y के मान को रखेंगे। तो देखते हैं पहले समीकरण में रखकर। तो पहले समीकरण ये हैं, तो पहले समीकरण में x के इक्वल हमें 2 दिए हैं तो 2 रखेंगे, और y के इक्वल 5 दिया है तो 5 रखेंगे। तो 5 और 2 को जोड़ने पर क्या 7 प्राप्त हुआ? 7 प्राप्त हुआ, मतलब ये पहले समीकरण का हल हुआ अ। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे में रख कर देखेंगे। तो दूसरे में रख कर देखने पर यदि हम रखते हैं, ठीक, तो x के इक्वल इसमें यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा, और y के इक्वल 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हमें 13 प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो हम ये वाला आंसर नहीं आ रहा है तो हम ये वाले को देखेंगे। तो x के जगह हम -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, -2, और y के जगह 3 रखेंगे। ठीक, तो 5 दिया 15, तो 15 में 2 घटाएंगे तो 13, तो ये वाले समीकरण का आंसर होगा ये। तो इसी प्रकार आप ये जो दोनों समीकरण दिए हैं उसमें भी ये मान को रखोगे। यदि ये वाले मान का मान फिट नहीं बैठता तो आप ये वाले मान को रखना, फिर इसका आंसर जिसमें जो फिट बैठता है उसका आंसर वो होगा। ठीक, उसी प्रकार आपको ये वाला इसको भी सॉल्व कर लेना है, और इसको हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं इन तीनों को। जैसे कि हम इन तीनों को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार ये चौथा क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करना है। बोला है निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। तो हमें ये जो समीकरण दिया है उसको आलेखी विधि से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे आलेखी विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बोला ये इन सभी को तो हम सॉल्व करके देख चुके हैं। ये वाले को देख चुके हैं, ये वाले को। चलो हम ये वाले को एक बार और देख लेते हैं। ठीक, तो हमें बोला है क्वेश्चन क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बनाकर जरूर देखिएगा इसको। बोला है दो चरों का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तब हम मानते हैं क्या होता है, माना वे संख्या है। ठीक है, माना वे संख्याएं x व y हैं। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, दोनों का अंतर 14 बोला है, और दोनों को वर्गों का अंतर बराबर बोला है 448। तो ये हमारा समीकरण 1, समीकरण 2। तो समीकरण 2 को हम और किस रूप में लिख सकते हैं? x धन वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, बराबर 448। देखते हैं कैसे हुआ। चूंकि हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स धन वाई गुना एक्स माइनस वाई, ये वाले सूत्र से हो जाएगा ना। ठीक, तो हमें ये प्राप्त हुआ समीकरण 2 का परिवर्तित रूप। तब हम देखते हैं एक्स माइनस वाई का हमें कुछ मान दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं समीकरण 1 में। तब हम समीकरण 1 से x माइनस वाई का मान 14 रखेंगे, ये वाले समीकरण, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे x धन वाई और x माइनस वाई की जगह 14 बराबर 448। ठीक, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ओके, फिर x धन वाई और इधर 14 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो इसके साथ अभी गुणा में, उधर जाकर भाग में हो जाएगा। फिर हो गया 14, फिर क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 14 तिया 42 और 2 बचा तो 14 तिया 14 दूने 28। तो हमें x धन वाई का मान प्राप्त हो गया 32। तो ये हमारा समीकरण 1 हुआ, और इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और 4 को सॉल्व करेंगे। तब हम विलोपन विधि जानते हैं, तो समीकरण 1 को लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, और समीकरण 4 को लेते हैं तो x धन वाई इज इक्वल टू 32। फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे, ये समीकरण 1 है और समीकरण 4 है। तो समीकरण 1 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2x, ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, और
14 में 32 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 23। 2 इधर आकर 2 को 46 को 2 से भाग देंगे तो हमें 23 प्राप्त होगा। तो x का मान 23 प्राप्त हो गया। तो हम इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे जिससे कि हमें y का मान प्राप्त हो। तब हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 23 माइनस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 23। तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, हम 23 में 14 को घटा देंगे तो -9 हो जाएगा। तो -9 होगा तो ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें y का मान क्या प्राप्त हुआ, 9। तो अतः वे संख्याएं, तो तब हम लिखेंगे अतः वे संख्याएं 23 व 9 हैं। यदि आपको अपने उत्तर की पुष्टि करना है तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं रफ कार्य में। जैसे कि हमें बोला है, हमें वो संख्या ज्ञात हो गई, पहली संख्या 23 है और दूसरी संख्या y बराबर 9 है। हमें संख्याएं प्राप्त हो गई। यदि आप पेपर हॉल में हो और आप अपने आंसर से संतुष्ट नहीं हो तो उसको आप चेक करके देख सकते हैं। जैसे कि 23 में 9 को घटाएंगे तो 23 में 9 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 14। ये सही है, करेक्ट हुआ ना। हाँ, तो इस प्रकार आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की ओर। देखते हैं कि हम समीकरण को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि उस समीकरण का एक से अनेक हल है, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं। जैसे कि हम समीकरण पहला लेते हैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। ये हमारा पहला समीकरण हुआ। ठीक है, और दूसरा समीकरण लेते हैं, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से, तथा समीकरण 2 की कल्पना करेंगे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से। ठीक है, तब हम समीकरण 1 की तुलना a2x b1y इज इक्वल टू c1 से किए तो हमें a1 के इक्वल क्या प्राप्त हुआ, a1 के इक्वल 3, b1 के इक्वल 5 और c1 के इक्वल प्राप्त हुआ हमें 12। और इसमें क्या प्राप्त हुआ, a2 के इक्वल 5, b2 के इक्वल 3, c2 के इक्वल 4। अब हम देखेंगे। ठीक, तो ये जो हमें मान प्राप्त हुआ तो इसका कंडीशन, इसके द्वारा हम इस प्रकार से पता कर सकते हैं। देखते हैं, यदि हमें a1/a2 बराबर नहीं मिलेगा b1/b2 के, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तब हम कहेंगे इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, मतलब कोई एक ही हल होगा। ठीक, और यदि हमें a1/a2 बराबर मिलेगा b1/b2 के, किंतु वह बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तब हम बोलेंगे कि उसका कोई हल नहीं है। a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि कोई भी हल नहीं है। और यदि हमें a1 बराबर मिल जाएगा a2 के, b1/b2 के और c1/c2 के, मतलब तीनों बराबर मिल जाए, ये तीनों बटा हैं वो बराबर मिल जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि समीकरण का एक से अनेक हल है, मतलब कि अनंततः अनेक हल हैं। ठीक है, तो अब हम इस समीकरण को देखते हैं कि ये कौन सा हल है। तो हम देखेंगे a1/a2, तो a1/a2 बराबर 3/5 बराबर 5/3। तो क्या मतलब, ये a1/a2, तो a1 के जगह हम 3/a2 5 और बराबर लिखे हैं, b1 के जगह 5 और b2 के जगह 3। तो हमें क्या 3/5 बराबर दिख रहा है 5/3 के, 3/5 5/3 के बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, b1/b2 के इज नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है, तब समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय
हल हैं। अब लिखना अतः, नीचे वाले लाइन से लिखना, मैं आप लोग को समझा रही हूँ इसलिए साइड में लिख दी। अब लिखना चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण का अद्वितीय हल है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। तो हमें समीकरण दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और दिए हैं 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15। ठीक, तो बोला है कि समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। तो अनंततः अनेक हल कब होता है? जब सभी a1/a2 ये सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, तब हम यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है? यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 2 से, तो यहाँ a1 के इक्वल हमें क्या दिख रहा है? 2, b1 के इक्वल -3 दिख रहा है, b1 के इक्वल -3 और c1 के इक्वल 5। उसी प्रकार a2 के इक्वल 6, b2 के इक्वल -9 और c2 के इक्वल दिख रहा है 15। ठीक है, तब हम करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हम लिखेंगे अनंततः अनेक हल होने की शर्त, अनेक हल होने की शर्त, अनेक हल होने की शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तब हम मान रख देंगे 2/6 बराबर -3/-9 बराबर 5/15। ठीक, तो हम घटाएंगे इसको। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/3 इज इक्वल टू 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3। तो हम देखते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये बराबर हैं। तो हमें अतः सिद्ध हुआ कि इस समीकरण के अनंततः अनेक हल हैं। अतः अनंततः अनेक हल हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। तब हमें क्वेश्चन दिया है, हम जैसे कि हम कोई उदाहरण पहला देखते हैं बनाकर। तो पहला दिया है समीकरण 1 दिया है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और दूसरा दिया है kx प्लस 10y बराबर 15। हमें बोला है कि समीकरण निकायों का कोई हल नहीं हो। तो समीकरण निकाय को कोई हल नहीं होने के लिए हम शर्त जानते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तब हमें यहाँ k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। यहाँ a1 इक्वल क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है, b1 इक्वल दिख रहा है 5 दिख रहा है और c1 इक्वल दिख रहा है 9। उसी प्रकार a2 इक्वल दिख रहा है k, b2 इक्वल दिख रहा है 10 और c2 इक्वल दिख रहा है 15। तब हम जानते हैं चूंकि हम लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। सॉरी, जब समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब क्या होता है? जो a1 बराबर a2 होता है और ये बराबर नहीं होता है c1/c2 की। यहाँ हम देखेंगे जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब c1 c2 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ ये शर्त ये बराबर होगा। ठीक है, तो हमें चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, अतः हम क्या लिखेंगे? a1/a2 मतलब 8/k बराबर होगा b1/b2 मतलब 5/10 के, 5/10 के और बराबर नहीं होगा c1/c2 तो बराबर नहीं होगा 9/15 के। ठीक है, तो तब हम यहाँ से k का मान ज्ञात करेंगे। तो k का मान क्या प्राप्त होगा? यहाँ से देखते हैं, इसको समीकरण 1 लेते हैं। तो समीकरण इसको 1 लेंगे तो हम समीकरण 8/k 5/10 इसको समीकरण 1 लेंगे और इसको
और इसको 8/k बराबर 9/15, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। तब हम क्या करेंगे, k का मान हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से त्रिज्या गुना होगा तो 8 दाम 80 और ये 5k हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 बराबर 9k इज़ नॉट इक्वल टू, ये शुरू से दे दिया है कि ये k के इक्वल नहीं है, तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये वाले को सॉल्व करेंगे। तब हमें क्या प्राप्त होगा, 5। ठीक है, तो 80/5 बराबर k, तो 5 को हम 80 से भाग देंगे। ठीक, तो 5 एकम 5 और 3 बटा तो 5 छक्के 30। ठीक, तो 16 पंचे 80 होता है, तो k का मान हमें 16 प्राप्त हुआ। चेक करते हैं प्रश्नावली 3 का तीसरा का पहला। ठीक है, प्रश्नावली 3 का तीसरा का पहला, k का मान हमें 16 प्राप्त हुआ है, वह ना, यहाँ भी हमें k का मान 16 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं ये वाले, इसमें का देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, तो एक अद्वितीय हल के लिए k का मान तो हम देखते हैं, चौथा थोड़ा अलग टाइप से है, मैं उसको बता इसी को नहीं, चौथा नहीं, पहला उसको देखते हैं। ठीक है, पहला क्या बोला है, kx + 2y बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया है 3x + y बराबर 1। तो हमें समीकरण है kx + 2y बराबर 5 और दूसरा है 3x + y बराबर 1। ओके, तब हल लिखेंगे यहाँ a1 बराबर k, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5। a1 बराबर k, b1 बराबर 2, c1 बराबर 5 और a2 बराबर 3, b2 बराबर 1, c2 बराबर 1। ठीक है, a2 बराबर b, b2 बराबर y और c2 बराबर 1। तो चूंकि हमें बोला है समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए, तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल कब होता है, चूंकि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, अतः क्या होगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उसका अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल का शर्त देखे हैं ना, अद्वितीय हल का शर्त बराबर नहीं होता, तो बराबर नहीं है, तो हम यहाँ a1 के जगह k का मान रखेंगे और a2 के जगह 3 रखेंगे। ठीक, a1 के जगह जो मान दिया है k उसको रखें, a2 के जगह 3 दिया है उसको रखें। ठीक, और इज़ नॉट इक्वल टू b1 का मान दिया है 2 और b2 का मान दिया है 1। तब हमें k का मान क्या प्राप्त होगा, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आए हैं। चौथा का पहला k इज़ नॉट इक्वल टू 6। इसी प्रकार से आप जो क्वेश्चन सभी को दिया है ना, उसको जैसे कि इसमें अनंततः अनेक हल बोला है, तब हम इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से सॉल्व करेंगे। ये रखकर जो a1 a2 का मान निकालेंगे समीकरण को, उसको रख देंगे, फिर हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसको तो आप बना लोगे, इसको भी सॉल्व कर लोगे। ये थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है क्वेश्चन। यदि x बराबर 2 y बराबर 4, तो समीकरण 7x - 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें p का मान ज्ञात करने बोला है, तो हमें समीकरण दिया है, x बराबर 2 दिए हैं और y बराबर 4 दिए हैं, तो और समीकरण दिया है 7x - 4y बराबर p, तो इसमें p का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, साधारण से जहाँ x दिखा है वहाँ 2 रखेंगे, y दिखा है वहाँ 4 रखेंगे, तो 7 गुना 2 4 गुना 4 बराबर p, तो 7 दूने 14 और 4 ऋण 4 चौक 16 बराबर p, तो
p इज इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाएगा -2। तो देखते हैं p का मान क्या है। p इज इक्वल टू -2। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और जो मैं चैप्टर 1 में बहुपद पढ़ाई हूँ उसको जो समझाई हूँ उसका नोट्स मैं PDF बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। यदि आप उसको बस डाउनलोड करके PDF को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इससे पहले आप मेरे PDF को डाउनलोड करके मेरी जो चैप्टर 1 का वीडियो है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो जहाँ जहाँ कुछ डाउट होगा उसमें उस PDF को देखेंगे तो उस चैप्टर आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो अपलोड्स करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं शुरू से ये। और यदि आपको इनमें से कोई भी डाउट होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।